जर्मप्लाज्म एक्सप्लोरेशन एंड कलेक्शन। जनन द्रव्य एकत्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न एरियाज़ के अंदर जो यात्राएं की जाती हैं उनको एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। एक्सप्लोरेशन के दौरान फसलों के कल्टीवेटेड फॉर्म्स, लैंड रेसेस, ओपन पोलिनेटेड वैरायटीज़, वाइल्ड फॉर्म्स एवं जंगली संबंधियों आदि का संग्रह किया जाता है। विभिन्न जनन द्रव्य संग्रहों में उपस्थित सभी प्रविष्टियों का प्राथमिक स्रोत अन्वेषण ही होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरेशन के मुख्यतः दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्लांट ब्रीडर्स के लिए आवश्यक जनन द्रव्य का संग्रह करना और दूसरा है विविधता के संरक्षण के लिए फसल स्पीशीज एवं उनके जंगली रिलेटिव्स के अधिक से अधिक फॉर्म्स का संग्रह करना। एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन साधारणतः संबंधित फसलों के जो ओरिजिन एरिया जो होते हैं वहाँ पर एक्सप्लोरेशन किया जाता है। इसके अलावा किसी फसल के वितरण क्षेत्र के बाहरी भागों में भी एक्सप्लोरेशन करने चाहिए। जिन क्षेत्रों में किसी फसल को अपेक्षाकृत रिसेंट टाइम्स में पुनर्स्थापित या इंट्रोड्यूस किया गया है उनमें भी अन्वेषण लाभकारी होता है। सैम्पलिंग साइट्स अन्वेषण के लिए चुने गए क्षेत्र में उन स्थलों जिनसे जनन द्रव्य संग्रह करना है का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और इन स्थलों का चयन कुछ बातों को ध्यान में रखकर करना चाहिए, जैसे इकोलॉजिकल कंडीशन, कृषि एवं सामाजिक दिशाएँ, मृदा के प्रकार एक्सेट्रा। यदि इन कारकों में काफ़ी विविधता हो तो सैंपल स्थल अपेक्षाकृत पास हो सकते हैं, अन्यथा अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर होने चाहिए। कलेक्शन प्रायोरिटीज़ अन्वेषण के दौरान किन स्पीसीज़ का जनन द्रव्य संग्रह करना है यह मूल रूप से दो बातों के ऊपर निर्भर करता है। एक तो नीड्स ऑफ प्लांट ब्रीडर और दूसरा है लेवल ऑफ जेनेटिक इरोजन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़। पादप प्रजनकों की जो आवश्यकताएं संबंधित देश के ऊपर निर्भर होंगी, जबकि आनुवंशिक अपर्दन के आधार पर प्राथमिकताओं का निर्धारण फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। सैम्पलिंग प्रोसीजर सैम्पलिंग साइट से पौधों का संग्रह या तो रैंडम होता है या सिलेक्टिव होता है। रैंडम सैम्पलिंग में सैंपल्स का संग्रह उनके लक्षणों में भिन्नता को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, लेकिन सिलेक्टिव सैम्पलिंग में भिन्न भिन्न फॉर्म्स का संग्रह किया जाता है। जनन द्रव्य संरक्षण के लिए सैंपल्स का रैंडम प्रतिचयन करना उपयुक्त रहता है, क्योंकि इस प्रक्रिया से जनन द्रव्य की अधिक से अधिक विविधता का संग्रह किया जा सकता है। सैंपल साइज एक सुझाव के अनुसार एक प्रतिचयन स्थल जहाँ से हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं 50 से 100 पौधों का संग्रह करना चाहिए और इनमें से प्रत्येक पौधे से कम 50 बीजों को एकत्रित करना चाहिए। इस प्रकार से एक सैंपल साइट से 2500 से 5000 बीज एकत्रित करते हैं। फील्ड रिकॉर्ड जनन द्रव्य संग्रह के दौरान पर्याप्त जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। इस उपयोग के लिए मिनिमम डाटा शीट्स विकसित किए गए हैं। इन आंकड़ा पत्रों को अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके उपयोग में लेना चाहिए। एक्सप्लोरेशन बाय इंडियन साइंटिस्ट भारतीय वैज्ञानिकों ने कई अन्वेषण किए हैं। इंडियन बॉटनिकल सर्वे ने 1955 में बोमडिला नेफा में एक्सप्लोरेशन किया है। 1961 में केंद्रीय नेपाल, बुटबल, पोखरा एवं मुक्ति नाथ के बीच अन्वेषण किया है। इस अन्वेषण में सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेज, सरसों, गेहूं, जौ, भिंडी आदि के जर्मप्लाज्म का संग्रह किया जाता है। मेरिट्स ऑफ एक्सप्लोरेशन पादप अन्वेषण के विभिन्न लाभ जो हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जीन बैंक या जनन द्रव्य संग्रह में संरक्षित लगभग सभी प्रविष्टियों का स्रोत पादप अन्वेषण ही है। लुप्त हो रही आनुवंशिक विविधता को एकत्रित एवं संरक्षित करने का एकमात्र तरीका है। यह विशेष महत्व जैसे नई स्पीशीज, नई जीन आदि के जनन द्रव्य का एकमात्र स्रोत है।
लिमिटेशंस ऑफ एक्सप्लोरेशन। नंबर 1, अन्वेषण कठिनाई भरे समय एवं श्रम साध्य तक खर्चीले होते हैं। अन्वेषण के दौरान संग्रह करने वालों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे रहने, कहने और यातायात की समस्याएं। कई बार संग्रह करने वालों के जीवन को भी खतरा हो सकता है, विशेष रूप से जंगली जानवरों से और जंगल में रहने वाले डाकुओं से। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। जन्म द्रव्य को ऐसी दिशा में रखना जिससे उसके नष्ट होने की न्यूनतम आशंका हो तथा इसकी प्रविष्टियों को या तो सीधे खेत में उगाया जा सके अथवा खेत में उगाने के लिए सरलतापूर्वक तैयार किया जा सके, जन्म द्रव्य कंजर्वेशन कहलाता है। जन्म द्रव्य कंजर्वेशन 2 प्रकार का होता है, इन सीतु कंजर्वेशन और अक्स सीतु कंजर्वेशन। इन सीतु कंजर्वेशन जब जन्म द्रव्य को उसी स्थान जिसमें वह प्राकृतिक रूप से उगता है संरक्षित किया जाता है तो इसे इन सीतु कंजर्वेशन कहते हैं। ऐसा करने के लिए उस क्षेत्र को मानव गतिविधियों से मुक्त घोषित किया जाता है और इस बात की समुचित व्यवस्था की जाती है कि मानव उस क्षेत्र में ऐसे कोई क्रियाकलाप न करे जिससे जन्म द्रव्य को खतरा हो। ऐसे सुरक्षित क्षेत्रों को बायोस्फीयर रिजर्व या जीन सेंचुरी कहा जाता है। जीन सेंचुरी को किसी फसल के ओरिजिन सेंटर में स्थित होना चाहिए। सर्वोत्तम तो यह है कि इसमें माइक्रो सेंटर भी शामिल हों। NVPGR नई दिल्ली मेघालय में सिट्रस तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में मूसा, सिट्रस ओराइजा सैकरम में मेंजीफेरा के लिए जीन सेंचुरी स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। जीन सेंचुरी के लाभ। जीन सेंचुरी न केवल जन्म द्रव्य में इस समय विद्यमान विविधता का संरक्षण करती है किंतु यह संबंधित स्पीसीज में विकास होते रहने का अवसर भी देती है। अक्ष सीतु संरक्षण के साथ जुड़ी सीमाएं इसमें लागू नहीं होती हैं। लिमिटेशंस। जीन सेंचुरी की योजना बनाना तथा इसका क्षेत्र निर्धारित करना अपेक्षाकृत सरल होता है, लेकिन इन क्षेत्रों को मानव से सुरक्षित रखना विशेष रूप से भारतवर्ष जैसे देश में बहुत ही कठिन एवं चुनौती भरा काम है। यह युक्ति केवल जंगली स्पीसीज की विविधता का संरक्षण करती है। इस विधि से फसलों की विविधता का संरक्षण नहीं किया जा सकता है। अक्ष सीतु कंजर्वेशन। जन्म द्रव्य को इसके प्राकृतिक आवास से दूर संरक्षित करना अक्ष सीतु कंजर्वेशन कहलाता है। अक्ष सीतु कंजर्वेशन मुख्यतया 5 प्रकार का होता है, सीड बैंक, प्लांट और फील्ड बैंक, शूट टिप बैंक, कोशिका सेल एंड ऑर्गेनल बैंक और DNA बैंक। सीड बैंक। बीज बैंकों में जन्म द्रव्य को बीज के रूप में भंडारित करते हैं। लगभग सभी जीन बैंक बीज बैंक हैं। बीजों का संरक्षण अपेक्षाकृत सरल एवं सुरक्षित होता है और इसके लिए सबसे कम स्थान की आवश्यकता होती है। बीजों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक ऑर्थोडॉक्स सीड और रिकैल्सिट्रेंट सीड। ऑर्थोडॉक्स सीड जिन बीजों को 5% या कम नमी अंश तक सुखाने पर उनकी सर्वाइबिलिटी या उनके जर्मिनेशन में कमी नहीं होती है उन्हें ऑर्थोडॉक्स सीड कहा जाता है। अधिकांश फसलों के बीज इसी वर्ग के अंदर आते हैं। रिकैल्सिट्रेंट सीड्स जिन बीजों की नमी 12 से 30% से कम करने पर उनकी सर्वाइबिलिटी बहुत अधिक कम हो जाती है उन्हें रिकैल्सिट्रेंट सीड कहा जाता है। बहुत से जंगल वृक्षों एवं फल वृक्षों के बीज तथा कई रोपण फसलों जैसे कॉफ़ी, कोको, रबड़, तेल, ताड़ आदि के बीज इस वर्ग में आते हैं। प्लांट और फील्ड बैंक। जब जन्म द्रव्य संग्रह को खेत में या बगीचों में उगाकर अनुरक्षित किया जाता है तो ऐसे संग्रह को प्लांट और फील्ड बैंक कहा जाता है। इस प्रकार के बैंक जंगल वृक्षों, फल वृक्षों एवं वेजिटेटिवली प्रोपेगेट फसलों के जन्म द्रव्य होते हैं। इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। इसके लिए काफ़ी बड़े क्षेत्रफल की ज़रूरत होती है। इसको स्थापित करना एवं मेंटेनेंस करना काफ़ी कठिन एवं खर्चीला होता है। इनको रोगों एवं नासी कीटों में काफ़ी क्षति पहुंचती है। इनको प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से खतरा रहता है। शूट टिप बैंक्स। इस प्रकार के जीन बैंकों में जन्म द्रव्य को मंदवर्दी या स्लो ग्रोथ शूट टिप्स कल्चर या नोडल सेगमेंट कल्चर के रूप में संरक्षित किया जाता है। इन जन्म द्रव्यों का रीऑर्गेनाइजेशन शूट टिप्स और गांठ खंड कल्चरों का उप कल्चर करके किया जाता है। इसके कुछ लाभ होते हैं, जैसे
जनन द्रव्यों को सिद्धांत अनिश्चित काल तक संरक्षित किया जा सकता है। जनन द्रव्य संग्रह रोगों, कीटों, खरपतवारों आदि से मुक्त रहता है। इस युक्ति से जिन स्पीसीज में या तो बीज बनते ही नहीं या जिनके बीज रिकैल्सिट्रेंट होते हैं उनके भी जनन द्रव्यों को संरक्षित किया जा सकता है। उपकल्चर करने की जरूरत काफ़ी लंबे यानी कि 6 से 36 महीने के बाद पड़ती है। सेल एंड ऑर्गन्स बैंक, जब जनन द्रव्यों का संरक्षण क्रायोप्रेजरेशन विधि से भ्रूण जननी कोशिका कल्चरों, शूट टिप्स या सोमेटिक ऑब्लिक जाइगोटिक एम्ब्रियो के रूप में करते हैं तो उसको सेल एंड ऑर्गन बैंक्स कहा जाता है। क्रायोप्रेजरेशन क्या होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जब हम किसी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं तो वो क्रायोप्रेजरेशन कहलाता है। पादप कोशिकाओं में ऊतकों को क्रायोप्रेजरेशन की तकनीक में उत्तरोत्तर सुधार किया जा रहा है। ऐसी आशा की जाती है कि निकट भविष्य में इस युक्ति का उपयोग जनन द्रव्यों के व्यवहारिक संरक्षण के लिए किया जा सकेगा। डीएनए बैंक, डीएनए बैंकों में पौधों के डीएनए खंडों को कॉस्मिक क्लोन्स एवं फेज लाइसेट्स के रूप में संरक्षित किया जाता है। इन डीएनए खंडों के कार्यों को ज्ञात करने के बाद इनमें से वांछनीय खंडों को जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा ट्रांसजेनिक प्लांट्स के उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस युक्ति का उपयोग ऐसी स्पीसीज के जेनेटिक मटेरियल के संरक्षण के लिए किया जाता है जो या तो पहले ही लुप्त हो चुके हैं या जिनके लुप्त होने को खतरा है। लुप्त हो चुकी स्पीसीज का डीएनए वनस्पति हर्बेरियम में संरक्षित पौधों से प्राप्त किया जाता है।